गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशस सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वोल्टेज एंड करंट फीडबैक सर्किट, यानी कि धारा और वोल्टा पुनर्निवेश परिपथ, और उसमें एक टाइप हम पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं उसमें सेकेंड टाइप कौन सा, वोल्टा पुनर्निवेश पार्श्व पथ निवेश परिपथ। इसे हम स्थिर बायस प्रवर्धक भी बोलते हैं, वोल्टेज फीडबैक शंट इनपुट सर्किट जिसे फिक्स बायस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर को जो हम काम में लेते हैं वो किसके लिए काम में लेते हैं? एम्पलीफायर के लिए, प्रवर्धक के लिए ही काम में लेते हैं ना। कब? सक्रिय क्षेत्र में, एक्टिव रीजन में। ये सारी चीज़ें हम पहले की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तो हम फीडबैक की बात करते हैं ना, पुनर्निवेश की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, पहले हम कीवर्ड लिख लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है कि संग्राहक का मतलब होता है सी, यानी कि कलेक्टर, ठीक है। तथा आधार का मतलब होता है क्या? बेस। इनके मध्य है, ठीक है, इनके बीच लगाए गए प्रतिरोध, यानी इनके बीच हम क्या लगाते हैं? एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। किस किस के बीच में? कलेक्टर के बीच में और बेस के बीच में। और वो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कौन सा होता है? RF होता है। इस RF के द्वारा हम क्या करते हैं? देखो सर्किट देखने में कैसा लगता है और उसका विश्लेषण एनालिसिस करते कैसे हैं वही हमें देखना है बस, ठीक है। द्वारा वोल्टा का पार्श्व पथ, यानी कि हम जिसे बोलते हैं क्या? शंट, है ना। द्वारा क्या करते हैं? पुनर्निवेश। द्वारा हम क्या करते हैं? पुनर्निवेश करते हैं, फीडबैक करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि B और C के बीच में हमारे पास क्या लगा होगा? एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक प्रतिरोध लगा होगा RF, जिसके द्वारा हम पुनर्निवेश कराते हैं, फीडबैक कराते हैं। देखो फटाफट, है ना। सबसे पहले ऐसा परिपथ देखते हैं। इसमें हमारे पास एक क्या होता है भैया? ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर में बच्चा जानता है 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है E होता है, एक होता है हमारे पास B होता है, और एक होता है हमारे पास, ओहो ये B कहाँ जा रहा है? ये C और ये B। जब नीचे E होता है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है कैसे है। ये E जो है ना, जब नीचे होता है तो ये उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है ना। इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर बच्चा ग्राउंड कर दिया। इस पर क्या कर रखा है हमने? इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। अब ये जो C है हमारे पास, दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारे पास? ओहो ये E नहीं है, ये क्या है? B है। E, C और B। बुद्धि खराब हो रही है आज, है ना। आपको सही रखनी है। एक E होता है, एक C होता है और एक B होता है। अरे इसमें तो क्या है, बच्चों वाली चीज़ है ये तो, है ना। अब देखो, इतना तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस C से एक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट होता है। हमें कैसे पता लगेगा भैया? आपको तो ये प्रैक्टिकली सर्किट है, इन्हें तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि यहाँ क्या लगा रखा है हमने? RL लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। यहाँ से हमने इसको क्या कर रखा है? भू संपर्कित कर, मतलब ये ऊपर से है तार, है ना, और यहाँ जोड़ रखा है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, किससे? VCC से, और ये क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। इस तरीके से VCC से जोड़ रखा है, ग्राउंड है। यहाँ हमारे पास निर्गत में क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का काम मैंने बताया था। संधारित्र का काम क्या होता है हमारे पास? जो प्रत्यावर्ती और दिष्ट होता है। जैसे प्रवर्धक का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम क्या होता है? ये संकेत होता है और ये संकेत में बदलना होता है। अब जब बदल रहे होते हैं ना, तो बीच में हमारे पास दिष्ट बोल्टताएं लगी होती हैं, बैटरी सेल लगे होते हैं। तो ये तो प्रत्यावर्ती संकेत होता है हमारे पास, जैसे हमारी वॉइस।
अब बीच में यहाँ पर डिस्ट और बैटरी और लगी होती है, ये मिक्स ना हो इसलिए हम ये लगा देते हैं भैया, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये ई जो है यहाँ पर है ना। अब ये संकेत देना होता है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक तो होता है हमारे पास क्या, प्रतिरोध RS, और एक होता है स्रोत। हमेशा स्रोत का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, सोर्स का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। और वैसे भी ये तो आपको सर्किट है, याद रखना ही पड़ेगा। इसमें से एक करंट आ रही है भैया, कौन सी आ रही है, आई आ रही है। कौन सी आ रही है, आई आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। सी टर्मिनल पर धारा होती है, करंट होती है, वो कौन सी होती है, हाई सी होती है। बहुत बार पढ़ लिया, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पहले तो बेसिक परिपथ, इसमें ये तो नॉर्मल परिपथ है जैसा होता है हमारे पास। निवेश दिया, RL के थ्रू निर्गत ले लिया, ठीक है। इनपुट दिया, आउटपुट ले लिया। RF कहाँ लगा होगा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर C होता है, ये C है, और ये क्या है, B है। C और B के बीच में ये C और ये B, इनके बीच में हमारे पास क्या लगा होता है, एक प्रतिरोध लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है RF। ये निर्गत साइड होती है, निवेशी साइड होती है। इसी की हेल्प से यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, निवेश आ रहा है। आ गई बात समझ में। मान लो यहाँ से करंट जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, IF आ रही है, ये IF आ रही है, ये II आ रही है। तो यहाँ जो जाएगी ना वो कौन सी करंट होगी, IB। IF और II मिलकर क्या बना रहे हैं, IB बना रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो इतना तो सर्किट आपको ध्यान में रखना है। ये किसका सर्किट हो गया हमारे पास, फिक्स बायस एम्पलीफायर का। बस देखो, बस इसमें एक काम अलग किया हमने, बाकी तो नॉर्मल सर्किट है, वही निवेश दिया है, वही RL के थ्रू निर्गत ले रहे हैं, बहुत पड़े हैं ऐसे। बस इसमें पुनर्निवेश जो कराया है ना, वो B और C के बीच में एक प्रतिरोध लगा के कराया है। मतलब यहाँ से आउटपुट का कुछ भाग कहाँ जा रहा है, इनपुट में जा रहा है, निवेश में जा रहा है। खत्म बात। अब करना क्या है, इसको H प्राचल में दर्शाना है। वही कहानी है हमारे पास, किसमें, H प्राचल। तो सिंप्लीफाइड सरलीकृत H प्राचल का परिपथ बनाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, HIE होती है, होता है नहीं होता। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का बना देना है। ठीक है, यहाँ ये टर्मिनल कौन सा होता है, ये टर्मिनल मैं मान रहा हूँ, ये वाला जो टर्मिनल है ये होता है B होता है। और जो B और नीचे कौन सा होता है, ये होता है E, ये ग्राउंड। B और ये E होता है। तो यहाँ जो वोल्टता होती है ना वो क्या होती है, याद करो, VBE। B और E के बीच में जो वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है, वो VBE होती है। अभी आप ये मान लो, ये ऐसा है, ठीक है, यही तो होता था हमारे पास। ठीक है भैया, होता था। फिर यहाँ क्या होता था, चलो इसको और दूर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और क्लियर। ये और ये है ना, और यहाँ B, VBE और ये, ठीक है। यहाँ करंट फ्लो होती थी IB, है ना, IB होती थी। अभी लिख देंगे हम, IB हो रही होगी तो चलो लिख दो यार, क्यों बाद की बात देखते हैं। IB, यहाँ एक स्रोत होता था भैया, है ना, स्रोत होता था। वो जो स्रोत होता था वो HF इंटू IB लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं उसे क्या था, GM इंटू VBE होता था। क्या होता था, GM इंटू VBE। और ये करंट कौन सी, IC। ध्यान रखना, GMVB लिख सकते हैं, HF इंटू IB भी लिख सकते हैं। ये पहले की प्रीवियस वीडियो में आपको ध्यान रखना है, यहाँ तो याद रखना है, यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये RL कनेक्ट है यहाँ पर, यहाँ बिना सोचे समझे क्या कनेक्ट कर दो, RL कनेक्ट कर दो। ये तो H प्राचल सर्किट में होता है ना, HI और GMB। बस यहाँ RL कनेक्ट है आगे, C के आगे। ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल होता है, ये होता है C। तो C के आगे क्या है, RL। बैटरी लगाते नहीं है, ग्राउंड है,
ये नीचे ग्राउंड ही है ये, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। और RL वो प्रतिरोध होता है जिसके सापेक्ष हम क्या लेते हैं, निर्गत वोल्टता लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, V0 हो गया। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अब आगे देखो, इतना हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या लगा होता है निवेशी में, VS और RS। तो यहाँ से आगे तार ले लो आप, तार की कमी थोड़ी ना, घर में बहुत होते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, RS, और स्रोत लगा दिया हमने क्या, VS, ठीक है। और यहाँ से धारा जो मान रही है, यहाँ जो धारा करंट जा रही है ना, वो क्या है, I है, ठीक है। अब ये और कहानी है इसमें, B और C के बीच में RF। तो देखो ये B है हमारे पास, B यहाँ से एक तार लिया, ये C यहाँ से एक वायर लिया, और इसके बीच में हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध, कौन सा, RF कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा कनेक्ट कर दिया, RF। अब देखो यहाँ से करंट आ रही होगी तो यहाँ भी तो जा रही होगी, निर्गत से निवेशी में जा रही है, यहाँ आ रही है भैया, ये करंट है IF है, ठीक है। फीडबैक करंट बोलते हैं जिसे, पुनर्निवेश धारा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सर्किट हमने बना लिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बना लिया। तो अब ये हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब बस वही 3 चीज़ निकालेंगे, एक तो क्या, वोल्टता लाभ, एक निवेशी प्रतिरोध, और एक निर्गम प्रतिरोध निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ध्यान रखना, B पर अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखनी है, KCL लगाते हैं। ये देखो इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से I करंट आ रही है, यहाँ से IF करंट आ रही है, ये दोनों मिलके IB। इस पॉइंट पर KCL लगाओ। KCL बताया था, जो करंट पॉइंट की ओर आ रही है उसे क्या लेनी है, पॉजिटिव, और जो दूर जा रही है उसे नेगेटिव लेनी है। तो देखो पॉइंट की ओर कौन कौन सी आ रही है, I आ रही है, IF भी आ रही है। अरे IF यहाँ से क्यों आई भैया, पुनर्निवेश होके आ रही है ये, और IB बाहर जा रही है तो माइनस IB। तो हम लिख सकते हैं II प्लस IF किसके इक्वल होगी, IB के इक्वल होगी, ठीक है। किसके इक्वल होगी हमारे पास, IB के इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, यदि इस प्रवर्धक की जो गेन है, लब्धि है, यदि एम्पलीफायर की जो लब्धि है, प्रवर्धक का जो गेन है A, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ओहो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा ना, तो ये जो IB करंट होती है इसका मान क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास A इज इक्वल टू क्या होता है, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा, IB जितना कम A उतना ज़्यादा। तो IB को हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। लब्धि यही तो होता है, चाहे धारा की देख लो, चाहे वोल्टता की देख लो, करंट की देख लो, चाहे वोल्टेज की देख लो, है ना। तो I प्लस IF इज इक्वल टू 0। तो I किसके इक्वल आएगा, माइनस IF के इक्वल आएगा, ठीक है। II किसके इक्वल आ रहा है, माइनस IF, यानी IB अगर यहाँ 0 जा रही है तो ये IF इस दिशा में आ रही है, II इस दिशा में, एक दूसरे के विपरीत करंट को व्यक्त कर रहे हैं। ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखो II की वैल्यू निकाल सकते हैं, II की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, निवेश में यानी कि इनपुट में, देखो बहुत अच्छी बात है, समझना है। यहाँ B है, ये E है, ये वोल्टता कितनी होती है, प्लस, और ये क्या होती है, माइनस होती है। तो समांतर क्रम में चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, सेम होती है वोल्टता, है ना। जो वोल्टता यहाँ टर्मिनल पर होगी वही इधर होगी। हम इस सर्किट में KVL लगा देते हैं, इधर KVL लगा देते हैं, ये प्लस मान लो ऊपर, ये नीचे मान लो। स्टार्ट करो, क्या होगा, KVL लगाएंगे तो
जहाँ से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव लेते हैं। पहले की वीडियोस तो देखनी पड़ेगी भैया, उसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ करंट जारी आई है, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आई इंटू क्या आर एस, फिर ऊपर से आएगा ये प्लस, प्लस क्या VBE, निवेश में हमने क्या लगा दिया KVL, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा कोई कहे कि भैया मैं तो यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ लगा दो HI इंटू IB, VB हो जाएगा, एक ही बात होती है वो ना। VB यही तो बोलता है ना निवेश की। यहाँ पर यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, I की वैल्यू II इंटू RS की वैल्यू क्या आएगी, VB VS को इधर ले गए, VS माइनस VBE, तो I की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू क्या आएगी VS माइनस VBE अपॉन क्या RS। VBE बहुत कम वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है, इसलिए इसको इक्वल लिख सकते हैं हम VS अपॉन RS के। आई बात समझ में, किसके इक्वल लिख सकते हैं, VS अपॉन RS के। एक एक चीज़ ध्यान रखना कैसे लिख रहा हूँ। अब इसके बाद आती है IF करंट। IF करंट क्या है, देखो ये C है, यहाँ से एक करंट जा रही है और यहाँ आ रही है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट मान लो ये है और ये पॉइंट ये है। करंट कब फ्लो होती है, जब यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है विभव VA ज़्यादा होता है यहाँ के पोटेंशियल VB से। अगर VA ग्रेटर देन है VB से तो यहाँ से करंट चलेगी और यहाँ पहुँचेगी, और वो कौन सी करंट होती है, IF। तो ये करंट जब ऐसे आ रही है तो यहाँ वोल्टता कितनी है, V0 है, यहाँ वोल्टता कितनी है, VS है, ठीक है। सॉरी, यहाँ वोल्टता कितनी है, VBE है, इस पे मिल रही है कितनी, VBE, और यहाँ C पर कितनी है, V0 है। तो क्या होगा, IF की वैल्यू बताओ, यहाँ वोल्टता V0 वोल्टेज, यहाँ कितनी है VBE, V0 माइनस VBE अपॉन रेजिस्टेंस कितना है RF। कैसे लिखा ये, ओम्स लो कहते हैं ना, I बराबर V अपॉन R होता है, V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R, VB अल्प होती है, तो ये किसके इक्वल होएगा, V0 अपॉन RF के इक्वल हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। RF के इक्वल क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। पहले की सारी वीडियोस अगर आपने देखी है तो एक बार में क्लियर हो जाएगा, नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रट लेंगे हम, एक्सपर्ट होते हैं हम ना यूनिवर्सिटी में। अब देखो इसमें हम इनपुट में ही देखते हैं, निवेश परिपथ में ही देखते हैं, निवेश परिपथ में इनपुट सर्किट में ही देखते हैं। क्या देखते हैं, मैं अब यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ VBE की वोल्टता निकालना चाह रहा हूँ। VBE है क्या वास्तव में, VBE इस HI पर जो वोल्टता होगी ना ये, वो VBE है। तो इस ये देखो ये VS लग रहा है, RS लग रहा है, ये HI है इतना, हाँ ना। इसमें हम लगाते हैं वोल्टता विभाजन का नियम, वोल्टेज डिवीजन लॉ, पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट में, है ना। तो HIE VB B और E के बीच में वोल्टता पैरेलल है, जो वोल्टता यहाँ है वही वोल्टता यहाँ होगी। तो HIE के सापेक्ष जो वोल्टता होगी ना वही VB है, वही वोल्टेज है VB। कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टता कितनी आ रही है, देखो स्रोत से आ रही है, कितनी आ रही है, VS आ रही है, VS लिख देते हैं। जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं भैया, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, HIE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ RS है और यहाँ क्या है, HI है। तो क्या लिखेंगे हम, RS प्लस HIE। अभी पुनर्निवेश की कोई बात नहीं हुई है, पुनर्निवेश की बात होती कब है, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं वोल्टता लब्धि वाला, AF इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा, तब काम में आएगा ये, है ना। अच्छा चलो निर्गत वोल्टता निकालते हैं हम, निर्गत वोल्टता यानी आउटपुट वोल्टेज V0। देखो अगर ये पुनर्निवेश की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से करंट कौन सी जा रही है, देखो ये पुनर्निवेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये IC करंट है ना, IC करंट है, ये IC तो जा रही थी पहले बिना पुनर्निवेश के निकाल रहे हैं हम।
ये मान लो अभी है नहीं यहाँ पर। आई बात समझ में? ये तो तब की बात होगी जब फीडबैक हो जाएगा, पुनर्निवेश हो जाएगा। अब देखो ये करंट आ रही है नीचे से ऊपर और ऐसे जा रही है ये, लेकिन जब हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, निर्गत वोल्टता लेते हैं, तो मैंने बताया था ऊपर से नीचे मानते हैं, तो क्या लगा देंगे नेगेटिव, और क्या बनेगा V बराबर IR। तो RL तो ये रही है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, IC फ्लो हो रही है, IC धारा हो रही है। IC का मान रख देते हैं V0 इज इक्वल टू माइनस GM इंटू VBE। IC किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना, IC किसके इक्वल होता है, GM इंटू VBE के। करा चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो माइनस GM इंटू VBE इंटू क्या, RL, जब कोई फीडबैक नहीं हुआ है, जब कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ है, ये तब की बात है। तो V0 इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, GM आएगा, VBE की वैल्यू ये है क्या, VS इंटू HIE अपॉन RS प्लस HIE इंटू क्या, RL। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, V0 की वैल्यू निकल गई। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, थोड़ी सी जगह बचा देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि GM इज इक्वल टू होता है HFE अपॉन HIE होता है ना। तो देखो GM इंटू HIE क्या लिख सकते हैं, GM इंटू HIE क्या लिख सकते हैं, HFE। तो ये तो आपको याद रखना है, V0 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन लग जा रहा है, GM इंटू HIE को क्या लिखेंगे हम, HFE लिख देंगे। क्या लिख देंगे, HFE लिख देंगे। फिर आ रहा है हमारे पास VS, फिर आ रहा है हमारे पास RL, VS RL, और नीचे क्या आ रहा है, RS प्लस HIE आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, निर्गत वोल्टता निकाल ली, आउटपुट वोल्टेज हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, बिल्कुल हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, I इज इक्वल टू क्या है, माइनस IF है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये देखो ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू माइनस IF। अब देखना, अब जब V0 आ गया तो अभी पुनर्निवेश की बात नहीं कर रहा, देखो है ना, बिना पुनर्निवेश, यानी जब कोई फीडबैक नहीं हुआ है, बिना पुनर्निवेश के जो लब्धि निकालते हैं हम, गेन निकालते हैं, वो क्या होता है, निर्गत की वोल्टता V0 बिल्कुल निवेशी VS। तो V0 अपॉन VS यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी कि V0 अपॉन VS। तो V0 की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू देखो यहाँ पर है माइनस GM है, GM लिख दी, VS इंटू HIE है, ये लिख दिया, नीचे क्या है RS प्लस HIE है ना, और ये क्या है RL है, और नीचे क्या है VS से VS कैंसिल हो गया। तो बिना पुनर्निवेश के जो लब्धि आएगी ना, वो A इज इक्वल टू माइनस GM HIE इंटू RL अपॉन RS प्लस क्या आएगी, HIE आएगी। ठीक है, क्या बन रही है हमारे पास लब्धि, माइनस GM इंटू HIE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE। अब यहाँ देखना, GM इंटू HIE क्या होता है, HFE, GM इंटू HIE FHE। तो A इज इक्वल टू क्या, माइनस HFE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, A की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, A की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, माइनस HFE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, इसकी वैल्यू निकल गई है कि। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, क्या बीटा क्या होता है। देखो हमने डिस्कस किया था, ये A होता है
ये हमारे पास क्या होता है, ए होता है, इससे ये होता है निर्गत, इसको इसमें देते हैं ना बीटा, और यहाँ से जो निकलती है वो क्या होता है, वी एफ होता है। ठीक है, निर्गत वोल्टता और ये होती है पुनर्निवेश वोल्टता। तो बीटा कैसे निकलता है, निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। ठीक है, तो निर्गत कौन सी होती है, बीटा क्या है, पुनर्निवेश वोल्टता यानी कि फीडबैक वोल्टेज। बीटा क्या होता है बताओ, देखो बीटा के लिए ये तो क्या किसका काम करता है, इनपुट का, और ये किसका काम करता है, आउटपुट का। निवेश ये हो रहा है, निर्गत ये दे रहा है, बीटा उल्टा होता है का। तो बीटा क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, निर्गत बटे निवेशी यानी वी एफ। बीटा क्या होता है, वी एफ बटे वी जीरो। अब वी एफ क्या है, वी एफ है पुनर्निवेश वोल्टता होती है। और हमारे पास वी जीरो क्या है, वी जीरो है हमारे पास कौन सी वोल्टता, जो कि लोड पर मिल रही है, निर्गत वोल्टता या लोड वोल्टता, या फिर हम बोल देते हैं क्या, निर्गम वोल्टता। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बोल देते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू, हम बात करते हैं अब किसकी, पुनर्निवेश वोल्टता की बात करते हैं। ठीक है, तो बताओ पुनर्निवेश वोल्टता क्या आएगी, पुनर्निवेश वोल्टता, पुनर्निवेश किसके कारण हो रहा है, आर एफ। तो इसके लिए जो वोल्टता होगी वही क्या होगी हमारे पास, यही होगी। तो बताओ कितनी वोल्टता होगी इसके लिए, आर एफ और आई एफ करंट फ्लो हो रही है। तो पुनर्निवेश वोल्टता क्या होगी, ये देखो फीडबैक लगा दिया है अब हमने। इसके सापेक्ष, आर एफ के सापेक्ष ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, करंट आई एफ और ये आर एफ, तो आई एफ इंटू आर एफ। लेकिन एक कहानी और है इसके साथ, कौन सी, कि ये हमारे पास कहाँ है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, माइनस आई एफ इंटू क्या बनेगा, आर एफ बन जाएगा। ठीक है, रुको सबसे पहले हम देखते हैं पुनर्निवेश वोल्टता बटे लोड वोल्टता। अब पुनर्निवेश वोल्टता क्या होती है, ये दोबारा से देखना है ना, यहाँ पर क्या होती है देखो कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, समझना। ये जो बीटा होता है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो वी जीरो ये है और वी एफ ये होता है ना। वी एफ तो कौन से वाले भाग में जा रहा है, जो निवेश में है ना, और जो वी जीरो होता है वो कौन सा वाला है, जो निर्गत में है। अब देखो यहाँ पर देखना, ये जो पुनर्निवेश वोल्टता जो है, जब बीटा के लिए पढ़ेंगे, पुनर्निवेश वोल्टता कौन सी होती है, जो निवेश में है, इनपुट में है, और निर्गत वोल्टता जो है इसमें आ रही है वो कौन सी होती है हमारे पास, लोड वोल्टता, जो किससे आ रही है, निर्गत से आ रही है। अब देखो इसमें निर्गत से कौन सी आ रही है, पहले तो ये देखो निर्गत से ये आ रही है, ये वाली निर्गत से आ रही है ना, और निवेश कौन सा है, पुनर्निवेश, और ये इसमें निवेश हो रहा है, ये देखो ये इसमें निवेश हो रहा है। तो पुनर्निवेश वोल्टता कौन सी होगी, जो यहाँ मिलेगी, कहाँ, इनपुट पर। ये भी तो यहाँ से लेकर किस में जा रही है, निवेश में जा रही है, या इनपुट में जा रही है, नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। तो जो निवेश में जा रही है, निवेश में यहाँ से आएगी तो आई बी तो जीरो मान लिया, ये निवेश में जा रही है, और निवेश में धारा कितनी है, आई आई है। अब आई आई की दिशा ये है, तो बताओ क्या होगी पुनर्निवेश वोल्टता, V बराबर आई आर, तो माइनस आएगा और आर एस इंटू आई आई आएगा। ध्यान रखना ये तो निर्गत में से आ रहा है, देखो ये आउटपुट में से आ रहा है, ये आउटपुट में से आ रहा है ना। तो ये तो हो गई निर्गत वोल्टता या लोड वोल्टता, तो नीचे तो है लोड वोल्टता। अब ये आई, ये आई भी जीरो मानी है मैंने लगभग, ये सारी कहाँ जा रही है, निवेश में ऐसे जा रही है, इनपुट में जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है ना इनपुट में। तो यहाँ जो वोल्टता मिलेगी या आर एस के सिरों पर, वो होगी पुनर्निवेश, यही तो आई है ना वहाँ से यहाँ। तो आर एस के सिरों पर वोल्टता पुनर्निवेश वोल्टता होती है, V बराबर आई आर, आर एस इंटू आई आई। अब देखो आई आई की दिशा कहाँ पर है, ये, जबकि हमें ये है, इसलिए हमारे पास कैसी है, ये नेगेटिव हो रही है, ये इसके विपरीत आ रही है, नेगेटिव हो रही है। अपॉन लोड वोल्टता कौन सी हो रही है, यही तो आ रही है आउटपुट से, यही तो आ रही है निर्गत से। तो ये आर एफ के उल्टा हो गया, देखो आर एफ के सिरों पर वोल्टता होगी, वो लोड वोल्टता होगी, यानी कि आर एफ इंटू आई एफ। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम
इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है -IF, तो यहाँ रख देते हैं हम बीटा इज इक्वल टू -RS इंटू -IF बटे RF इंटू IF। IF से IF कट गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो बीटा क्या आ गया, RS अपॉन RF आ गया। तो ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बीटा क्या आ गया, RS अपॉन RF। तो ये सारी हिस्ट्री हमने निकाल ली। अब हम बस देख रहे हैं क्या, जब पुनर्निवेश हो जाएगा तो उनकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पुनर्निवेश की लब्धि निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पुनर्निवेश की लब्धि, यानी कि पुनर्निवेश जब होगा, फीडबैक जब होगा, तो उस स्थिति में क्या निकालते हैं, लब्धि निकालते हैं, गेन निकालते हैं। और उस स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। AF इज इक्वल टू A की वैल्यू वो है -HFE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE अपॉन 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस A की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, HFE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE, और बीटा की वैल्यू क्या है, RS अपॉन क्या है, RF है। इसको थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहे तो कर लो। AF इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू RL अपॉन RS प्लस HIE अपॉन, नीचे हमने क्या ले लिया, एलसीएम, RS प्लस HIE इंटू क्या, RF। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, RS प्लस HIE इंटू क्या, RF प्लस HFE इंटू RL इंटू RS। RS प्लस HIE से RS प्लस HIE क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो AF इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस HFE इंटू क्या, RL अपॉन, अब तो ये बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं बना, RS प्लस HIE इंटू RF प्लस HFE इंटू RL इंटू RS। मतलब इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं, वोल्टा पुनर्निवेश या वोल्टा लब्धि निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड निकालते हैं, इसमें क्या, सेकंड निकालते हैं हम इसमें निवेश प्रतिरोध। निवेश प्रतिरोध, निवेश प्रतिरोध यानी कि क्या, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, निवेश प्रतिरोध यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है RI डैश इज इक्वल टू RI अपॉन 1 माइनस A बीटा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लेना, पहले अगर प्लस आया था ना तो उसमें हमने नेगेटिव फीडबैक लेके सोल्व किया था जब डेरिवेशन बनाया था, और अब नेगेटिव आ रहा है तो हम इसमें बीटा की वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना इसमें ना। मैंने कल की क्लास में भी ये बताया था, RI डैश इज इक्वल टू RI अपॉन क्या होता है, 1 माइनस A बीटा होता है। अब देखो, अगर हम निवेशी प्रतिरोध की बात करें, निवेश प्रतिरोध, इनपुट रेजिस्टेंस, जब कोई फीडबैक नहीं किया है, यहाँ से हटा दूँ मैं, तो बताओ कितना प्रतिरोध हुआ निवेश में, RS है और HI है, तो क्या बनेगा, RS प्लस HI। क्लियर है, निवेश प्रतिरोध जब कोई पुनर्निवेश नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, तो RS प्लस क्या बनेगा, HI बनेगा। क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं RI डैश इज इक्वल टू RS प्लस क्या, HIE अपॉन 1 माइनस माइनस A की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, HFE इंटू RL अपॉन क्या, RS प्लस क्या, HIE इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, RS अपॉन RF होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि जो RF है वो इनफाइनाइट हो, अनंत हो RF की वैल्यू, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या बनेगा, 0। तो RI डैश किसके इक्वल आएगा, RS प्लस
एच आई, देखो इसको अनंत रखना है, 1 अपॉन अनंत बनेगा, ये पूरा पद हो जाएगा 0, ये 2 टर्म जो हो जाएगी तो आर एस प्लस एच आई होगा। और आर एस में जब एच आई जोड़ेंगे तब आर आई, आर एस में जब एच आई जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या मिल रहा है, आर आई डैश मिल रहा है हमारे पास, है ना। तो आर आई डैश क्या है, आर एस प्लस एच आई ई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन लगाएं, और अगर ये कंडीशन लगाते हैं तो ये आर आई डैश किसके इक्वल आ रहा है, फिर ये आर आई के इक्वल आ रहा है, ये तो आर आई डैश किसके इक्वल आ रहा है, आर आई के इक्वल आ रहा है। अच्छा चलो, अगर नहीं लगाते हैं तो, अगर नहीं लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म बनेगा हमारे पास, ठीक है, पूरा का पूरा क्या बनेगा, टर्म बनेगा। और उस कंडीशन में जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना, जो आर आई डैश हमारे पास होता है वो कम मिलता है किससे, आर आई से, ठीक है। आर आई डैश किससे कम मिलता है, आर आई डैश से क्या मिलता है, कम मिलता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कंडीशन है। तीसरी और लगाते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तीसरा और निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में निकालना पड़ेगा। क्या, निर्गम प्रतिरोध, यानी कि क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस। इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, आर नोट डैश इज इक्वल टू आर नोट अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो बिना पुनर्निवेश के जो निर्गम प्रतिरोध होता है ना, वो आर एल के इक्वली होता है, आर नोट लगभग इक्वली होता है किसके, आर एल के होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, आर एल कंडीशन क्या है, इन्फिनिटिव होता है। निर्गम प्रतिरोध कितना लेते हैं, अनंत। जब भी हम कंडीशन लगाएं, निर्गत वोल्टता लेते हैं ना, तो आर एल इन्फिनिटिव लेते हैं हम, आर एल की वैल्यू कितनी लेते हैं, इन्फिनिटिव, ताकि वोल्टता और धारा पर इफेक्ट ना पड़े, है ना। तो आर नोट डैश, ये तो पिछले में भी हमने कंडीशन लगाई थी, आर नोट डैश इज इक्वल टू, यदि आर एल किसकी ओर अग्रसर हो, अनंत, यानी अनंत ही हो, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, आर एल टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ लिख देते हैं आर एल अपॉन, नहीं लगाओगे तो फिर वही डेरिवेशन बन के छूट जाएगा, 1 प्लस ए के लिए कंडीशन एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन आर एस प्लस एच आई ई इंटू क्या, आर एस अपॉन आर एफ। ये किसकी वैल्यू रख दी, बीटा की, और ए की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसमें आर एल की वैल्यू आपको अगर इनफाइनाइट लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखो, आर नो डैश इज इक्वल टू लिमिट आर एल टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आर एल है, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, आर एल कॉमन ले लूँ, आर एल मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ नहीं है तो ये 1 अपॉन आर एल बन जाएगा, प्लस इसमें से तो कॉमन आ ही गया, ये बनेगा एच एफ ई इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस एच आई ई इंटू क्या, आर एफ बन जाएगा। लोड जब कितना हो, इन्फिनिटिव हो, ध्यान रखना, निर्गत प्रतिरोध आर एल क्या हो, अनंत हो, आर एल से आर एल कैंसिल, अब बनेगा आर नोट डैश इज इक्वल टू, लिमिट लगाओ, 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या हो गया, अनंत, तो क्या बनेगा 1 अपॉन एच एफ ई इंटू आर एस, 1 अपॉन अनंत की वैल्यू 0, ये तो हो गया 0, एच एफ इंटू आर एस अपॉन क्या बन रहा है, आर एस प्लस एच आई ई इंटू क्या बनेगा, आर एफ, और आर नो डैश इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर एस प्लस एच आई ई इंटू आर एफ अपॉन एच एफ ई इंटू क्या, आर एस। आर नोट डैश क्या है, जब पुनर्निवेश लगा दिया है उस स्थिति में प्रतिरोध है, ठीक है, उस स्थिति में क्या है हमारे पास, प्रतिरोध है, ठीक है। और आर नोट क्या था, जब पुनर्निवेश नहीं लगाया है उस स्थिति में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इस तरीके से इसका एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।